वेलकम क्लास। तो हम लोग आज अपने रे ऑप्टिक्स का जो यूनिट है जो कि हमने स्टार्ट किया था उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं और कुछ व्यू मिला है। कुछ लोगों को लगता है कि इंटरेस्टिंग रहा था। एक्चुअल में क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट आया है इसमें। तो अगला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन अपने को चाहिए। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग कनकेव मिरर पर ये रिलेशन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम कनकेव में देखेंगे, बाद में कन्वेक्स पर भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है जी, ठीक है। स्फीयर का सेंटर तो ये होना चाहिए, हाँ सेंटर ये होना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, बनता है। ठीक है, जो लोग इसको थॉरली अगर हमारा ये वीडियो देखेंगे उनके लिए एक अच्छी बात ये होगी कि रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो 10th वगैरह में भी जो बात पढ़ रहे थे, जो नहीं भी बात समझ में आ रही थी, वो आप यहाँ पर आसानी से आपके कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक पैरेलल रेज लेते हैं। पैरेलल रेज पैरेलल टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया कि ये किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा, और इसका कारण ये होगा कि जो नॉर्मल लाइन होगी यानी सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो नॉर्मल लाइन होगी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा, चूंकि ये रे और ये लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसे सिचुएशन में अगर ये थीटा है ये, तो ये थीटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और साथ में ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग एक बात को समझने की कोशिश करें तो इन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल CFM में अगर हम जाते हैं, आइसोस्केलस होगा, क्यों होगा, ये भी थीटा ये भी थीटा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल होगा आइसोस्केलस CF और FM दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? इक्वल होने के पीछे का कारण ये है कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमको ज्योमेट्री सजेस्ट करता है। तो थीटा के सामने FM है, इस थीटा के सामने CF है, क्या हो जाएगा, FC की वैल्यू, F से C की वैल्यू उतना ही होगा जितना M से F की वैल्यू होगी। अब एक चीज यहां समझ लीजिए कि P से C का डिस्टेंस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इररेस्पेक्टिव हम लोग साइन कन्वेंशन को भी नहीं लिया है, साइन कन्वेंशन को मिरर फार्मूला में, जो कि ठीक इसके बाद हम लोग देखने वाले उसमें देखेंगे। P से C आपका रेडियस हो गया, P से F अगर की बात करें तो ये फोकस हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, FC इक्वल टू FM हो जाएगा। चलिए, तो PC को अगर हम तोड़ते हैं तो PF प्लस FC, और PF तो ठीक है, PF प्लस FC, और FC इक्वल है MF के, FC इक्वल है तो PF प्लस MF के। तो अब एक बात देखने वाले क्या होगी कि M से जो F का डिस्टेंस है वो सेम है,
एम से एफ का डिस्टेंस जो होगा। लिटरली प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये एम पॉइंट पी पॉइंट के काफ़ी क्लोज होता है, ऐसा होता है यहाँ इतना करीब। तो गौर के सोच के बताइए कि एफ से एम पॉइंट अगर यहाँ होगा तो एम से एफ का डिस्टेंस और पी से एफ का डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा। तो एक बात आती है कि सिंस एम इज वेरी क्लोज टू पी, पी से काफ़ी क्लोज होता है। ये फिगर दिखलाने के लिए इस तरह से इतना लंबा चौड़ा फिगर दिखाया जाता है, समझे ना बात को। लेकिन होता ये एम पॉइंट क्या है, पी के काफ़ी क्लोज। तो एम इज वेरी क्लोज टू पी, तो इसका मतलब है कि एम एफ उतना ही होगा जितना पी एफ होगा। एम एफ और पी एफ बराबर होंगे, तो पी सी की जो वैल्यू है वो पी एफ और एम एफ भी पी एफ यानी पी सी इजकल टू 2pf। तो पी सी का मतलब रेडियस, पी एफ का मतलब फोकस, तो रेडियस इजकल टू डबल ऑफ फोकस, यानी फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होगा किसी भी स्फेरिकल मिरर के केस में। किसी भी स्फेरिकल मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का कितना हो, सॉरी जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, ये तो सिंपल में हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। अब जरा सा मैं आपको कहा था कि कन्वेक्स में भी दिखलाऊंगा। ठीक है, चलिए कन्वेक्स में देखिए, फेयरली नहीं रफली, फेयरली नहीं बोल रहे हैं, रफली। फोकस इधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका पॉलिश सरफेस इधर होगा, जो पैरेलल रे होंगे यहाँ से एक लाइन को लीजिए, ये एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये फोकस से आएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस से आएगा। ठीक है, और ये लाइन, ये एंगल थीटा, ये तो ऐसे में ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, और थीटा का वर्टिकली अपोजिट, थीटा का वर्टिकली ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये लाइन है ना बीच का, ये लाइन सीधा है ऐसा, और ये लाइन ये कौन सा है, ये एक सेकंड रुक जाइए, दोनों थीटा तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर ये थीटा हुआ तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सेंटर वाली लाइन, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ये अगर थीटा हुआ तो इसको क्या कर रहा है, ना ये पॉइंट कहाँ से आ गया, करेक्ट, छोड़िए, ये लाइन कहाँ से आ गई। चलिए ये एक लाइन आ जा रही है, ये हो जा रही है सेंटर से सेंटर वाली, और ये हो जा रही है रे वाली। ठीक, चलिए ओके, पीछे तो ये थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये थीटा तो वर्टिकल एंगल, ये थीटा हो जाएगा, ये एम पॉइंट हो जाएगा, ये एम पॉइंट हो जाएगा, और बाकी फिर कहानी वही हो जाएगी, डेरिवेशन फिर उसे वही हो जाएगा। डेरिवेशन देखिए, थीटा सी पर है, थीटा सी पर है, यहाँ एम के पास एक थीटा है, तो एम के पास यहाँ थीटा है, तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, यहाँ थीटा दिख रहा है, तो ट्रायंगल डेरिवेशन फिर ये सेम ऐसे ही हो जाएगा, f बराबर r/2। फिगर में चेंज आएगा लेकिन डेरिवेशन सेम हो जाएगा। कन्वेक्स सरफेस पर दोनों ही स्फेरिकल मिरर हैं, कनकेव में हो या कन्वेक्स में हो, हैं दोनों ही स्फेरिकल मिरर, लेकिन हम लोग उसको देख लिए हैं। जनरली क्या होता है कि कनकेव में रियल फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, फोकस हमारा रियल होता है, वर्चुअल फोकस नहीं होता है, तो कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने में इजी हो जाता है। कौन, कनकेव मिरर। कन्वेक्स में थोड़ा सा, जैसे देखिए यहाँ पर हम ही से क्या हो रहा था, हम आगे पीछे थोड़ी सी लाइन में डिस्टर्ब हो गए थे कुछ देर के लिए, हालांकि ज़्यादा देर के लिए नहीं होते, इतना छोटी छोटी बात जो कि 9-10 स्टैंडर्ड का है उसमें हम ज़्यादा देर तक फंसने वाले नहीं थे। हाँ, चूँकि ये सब टॉपिक्स हम बड़ा कम पढ़ाए हैं, पढ़ाते भी बड़ा कम है, क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं अर्ली स्टेज की कहानी है। चलिए, तो ये आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ में आ गई होगी। तब हम लोग चलिए मिरर फार्मूला देखते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड मिरर फॉर्मूला दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज पर कुछ 2-4-5 मिनट 10 मिनट जो है सो चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज पहले देख लें, उसके बाद की कहानी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर पर, ठीक है। कनकेव मिरर पर सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखें किसको, इमेज फॉर्मेशन को। इमेज फॉर्मेशन को कनकेव मिरर में देखें। लाइन तो गई, लेकिन हमारे पास इसका, तो हम लोग देखना चाह रहे हैं पहले किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। लाइन चली गई है, ये दिन की रोशनी पर ही हम इसको बता रहे हैं। तो क्या है कि हम लोग ले लें एक, बना ले एक कनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है जी। कनकेव मिरर बना लें, एक ले लें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ओके ओके। चलिए, ये कोई इसका सेंटर हो सकता है, इसका मिड पॉइंट फोकस हो सकता है, ये पोल हो सकता है। कुछ सिंबल इसके स्पेसिफिक हैं, सिंबल स्पेसिफिक हैं तो स्पेसिफिक लेते हैं। चलिए, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया ए बी, लाइन ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लिया है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ताकि क्या हो, आप उसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, ये लाइन कम होने पर भी डे लाइट में भी ठीक ठाक ही विज़न है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ए बी ऑब्जेक्ट है। अब जरा सा इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए टिप बी से इमर्ज होने वाले रेज को हम लोग लेंगे, ठीक है। रेज कम से कम 2 रेज लेना होगा, है ना, कम से कम 2 रेज लेंगे। 2 रेज लेंगे, एक तो हम लोग ले ले कन्वीनियंस के लिए जो पैरेलल जा रहा है। पैरेलल तो पैरेलल होना चाहिए भैया, हाँ, जो पैरेलल इंसिडेंट होगा। तो वो रे जो बी से निकल रहा है, बी से सभी डायरेक्शन में रेज निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है, लेकिन वो जो पैरेलल जा रहा है उसको पकड़ ले एक, मैंने यहाँ से बी पॉइंट से, बी पॉइंट की बात कर रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट को छोड़िए अभी, कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो बी पॉइंट से जो रेज निकल रहे हैं वो निकल करके आ करके इंसिडेंट हो गए। मान लीजिए जो कोई एम पॉइंट, खैर इसकी अभी आवश्यकता हमको नहीं है। तो जो पैरेलल इंसिडेंट होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो पैरेलल इंसिडेंट होगा वो फोकस से जाएगा, ओके, फोकस से जाएगा, एक बात। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि अगर वो एक रे ले जो सेंटर से जाता है, ठीक, जो सेंटर से जाता है, तो सेंटर से जाने वाला जो रे है वो आपका क्या होगा, इंसिडेंट होगा नॉर्मल। ये नॉर्मल इंसिडेंट हो करके इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि वो उसी पाथ पर लौटेगा, माने जिस लाइन से ये जा रहा है उसी लाइन पर इंसिडेंट, सेंटर के थ्रू जो भी रे जाएगा वो जिस पाथ के थ्रू जा रहा है उसी पर क्या हो जाएगा, बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक होकर के इसी को रिट्रेस करके कहाँ मिलने वाला है, इसी पॉइंट पर मिलने वाला है ना, यहीं पर मिल रहा है, मतलब कि जा भी रहा है इसी रास्ते से, लौटेगा भी इसी रास्ते से। चूंकि सेंटर से सरकमफेरेंस जो होता है, सेंटर से कोई भी सरकमफेरेंस पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन होता है, तो नॉर्मल अगर कोई बॉल को ऐसे नॉर्मली इधर से ड्रॉप किया जाए तो क्या होगा, ठीक सीधे उठेगा, सीधे गिरेगा तो सीधे उठेगा, ऑब्लिकली जाएगा तो ऑब्लिक इंसिडेंट। लेकिन अगर नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, नॉर्मली ऊपर की तरफ वो आने वाला है, ठीक है। तो सेंटर से जाने वाला रे उस बॉल की तरह हो जाता है, जैसे किसी सरफेस के ऊपर आप नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं तो उसी से बाउंस बैक हो जाता है, तो यहीं पर आकर के वो मिलने वाला है। तो
और जितने भी रेज निकलेंगे वो सब के सब आकर के यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बी पॉइंट से निकले हुए जो भी रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट दिस पॉइंट। तो बी पॉइंट का इमेज बी डैश होगा। मैं एक चीज़ और समझाता हूँ, जो मान लीजिए पोल पर इंसिडेंट होता है, तो पोल से रिफ्लेक्ट होकर के ये फिर से क्या इसी पॉइंट से होकर के गुजरेगा, ठीक है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं से गुजरेगा। तो बी का इमेज कितना होगा, बी डैश यहाँ पर बनेगा, ठीक है जी। बी का इमेज बी डैश यहाँ पर बनेगा। तो अब हमारे लिए इमेज फॉर्मेशन को तो आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ होगा। चलिए, तो बी डैश का बी पॉइंट का इमेज बी डैश यहाँ बनेगा। अब सोचिए कि बी से जो नीचे का जस्ट नीचे का पॉइंट होगा, जस्ट नीचे का, उसका ठीक नीचे बनेगा, उसके नीचे का उसके नीचे। ऐसे करते बी से लेके ए तक के जो भी पॉइंट होंगे उनके इमेज क्या होंगे, यहीं बनते चले जाएंगे। इसका मतलब ए बी का इमेज, इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश यहाँ हमको दिखेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम लोगों को यहाँ देखना है इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग को लेना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट से निकलने वाले दो रेज को ले लीजिए। जो कुछ लॉ को ऑबे करता है, जिसके विषय में जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे रेज को लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पोल वाला भी ले सकते हैं, जितना एंगल इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये पैरेलल जो जाएगा वो फोकस से निकलेगा, ये एक बड़ा परफेक्ट चीज़ होता है। जो सेंटर के अलॉन्ग जाएगा उसी पाथ से रिट्रेस करेगा, ये एक बड़ा परफेक्ट चीज़ होता है। तो दो रे बड़ा परफेक्ट है वो कि उनका आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या पाथ होगा। तो हम लोग जब भी इमेज बना रहे होते हैं तब तक क्या करते हैं, ये दो पाथ को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, और इन दो पाथ के आधार पर हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, अब इस सिचुएशन में देखिए इमेज का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन कहाँ का इमेज कहाँ बना ये भी जरा समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट जो था सेंटर से बाहर कहीं पर भी, माने इधर इनफाइनाइट, माने इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बना है, फोकस और सेंटर के बीच में। फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होगा। रियल इमेज अगर यदि होगा तो इन्वर्ट रियल होगा, रियल इमेज बना। अब रियल इमेज अगर बन चुका है तो एक बात समझिए, और ये क्या होगा, साइज, चूंकि ये करीब है तो ये छोटा होगा। जो चीज़ करीब होगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता तो करीब छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड होगा, मतलब साइज में छोटा। डिमिनिश्ड मतलब इमेज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो होगा वो छोटा होगा, करेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये छोटा होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा। तो सेंटर से बाहर की तरफ रखेंगे तो सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस या सेंटर के बीच में, आप जो चाहें ऐसा कह सकते हैं, डिमिनिश्ड होगा, साइज में छोटा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इसको हटाइए, इस सिचुएशन को हटाइए, और इस सिचुएशन को हटाकर तो अब हम लोग फर्दर अब क्या होगा, हम लोग अब ले रहे हैं, इधर लिए थे ऑब्जेक्ट को, अब हम लोग सीधे इसको और करीब लेके जाएंगे, और सीधे लाके कहाँ रख दें, सेंटर पर ही रख दीजिए, सेंटर पर ही रख दिया जाए, ठीक। सेंटर पर अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, जो पैरेलल होगा वो फोकस से जाएगा, ठीक है। जो पैरेलल होगा वो फोकस से जाएगा, और इसका उल्टा भी आप समझिए, जो फोकस से जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये भी एक रूल है जो मैं पिछले में बताना
भूल गया। इमेज को बनना है यहाँ भैया, है ना, इमेज को बनना है यहाँ, इसीलिए थोड़ा सा फिगर में हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं, है ना। पहले से जान रहे हैं कि सेंटर का ऑब्जेक्ट सेंटर पर ही इमेज देगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो ऑब्जेक्ट ए बी सेंटर पर है, तो यहीं पर इसका ए डैश बी डैश उसी पर उल्टा हो जाएगा, उसी पॉइंट पर। माने सेंटर पर आपने रखा ऊपर, तो इमेज उसके ठीक क्या होगा? नीचे हो जाएगा। प्रैक्टिकल जब आप करने के लिए जाइएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आने वाले हैं। किसमें? प्रैक्टिकल लैब में, जब आप फोकल लेंथ वगैरह से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपका 1 पिन एक्सपेरिमेंट से फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो यही है कि एक पिन को आप रख देते हैं और उसको आगे पीछे खिसका करके इस तरह से करते हैं कि उसका जो इमेज है उसी के ऊपर उसका पैरेलैक्स रिमूव करके लाया जाता है। तो 1 पिन मेथड यही होता है कि सेंटर पर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर पर ही क्या हो जाता है? उसका इमेज बन जाता है। और तो एट सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पर ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम इन साइज, सेम इन साइज। साइज बराबर होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। गॉट इट? चलिए, तो सेंटर से बाहर रखते हैं तो सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर पर रखते हैं तो सेंटर पर ही उल्टा इमेज बन जाएगा। अब आगे बढ़ाएं, कहानी आगे बढ़ाएं। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं और अब और थोड़ा ऑब्जेक्ट को करीब ले जाते हैं। तो कहाँ ले जा सकते हैं? पहले सेंटर के बाहर रखे थे, अब सेंटर पर लाए हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब आप ऑब्जेक्ट को लेके चले आइए सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके चले आए सेंटर और फोकस के बीच में, तो जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से निकलेगा। ठीक? और एक बात को और समझ लीजिए, आप चाहें तो फोकस ले आकर के इस तरह से निकाल सकते हैं, या जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। इसको भी ले लीजिए, ऐसे ही लीजिए, चलिए ऐसे भी चलेगा, वो पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज कहाँ आ गया? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इमेज कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, सेंटर से बाहर चला गया। जरा गौर कीजिएगा क्या हो रहा था कि जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हुए थे, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखे हुए थे, तो इमेज यहाँ बन रहा था, छोटा बन रहा था। सेंटर की तरफ बढ़े तो सेंटर पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट भी इमेज भी। जैसे आप इसको अंदर लेके ऑब्जेक्ट ऊपर वाला, तो ये इमेज क्या होगा? इधर चला आ रहा है, इधर चला आ रहा है। और जैसे जैसे इधर भागते जाएंगे इमेज इधर भागता जाएगा। इसमें क्या होगा? बिटवीन क्या सेंटर एंड फोकस होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो सेंटर टू इन्फिनिटिव, सेंटर से बाहर और इन्फिनिटिव कहीं इधर पर इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड, और इनलार्ज इन साइज, इनलार्ज इन साइज। और साइज में क्या होगा? बड़ा होगा। इससे ये बड़ा इमेज बन जाएगा। जो सेंटर से बाहर रहेगा वो बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट अगर उधर है तो ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, इमेज छोटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो हो गया कब? जब हम अब जब इसके और इसके सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, इमेज हमारा बाहर चलाता है। देखिए, इसको निकालने का एक और तरीका क्या था कि यहाँ से सेंटर वर्चुअल लाइन लेते, इसको आगे की तरफ ले जाते और यहीं से ये बाउंस करता है, यहाँ से जाता और यहाँ से बाउंस करता और यहीं पर आ जाता। एक तरीका ये भी था, एक वर्चुअल लाइन सीधे जाएगा, फिर वापस इसी लाइन से क्या होगा? सेंटर के लॉन्ग अगर गया, है ना, सेंटर के लॉन्ग जाएगा तो बाउंस बैक करके यहीं पर आ जाएगा। एक तरीका ये भी था। ठीक है? इस्तेमाल भी करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं। ओके, 3 सिचुएशन हम लोगों ने देख लिया, एक सेंटर से बाहर, एक सेंटर पर, एक सेंटर पर फोकस पर। अब हम लोग और अंदर की तरफ चले। जाहिर सी बात है, अब की बार फोकस पर ले जाके खड़ा कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे? फोकस पर ले जाके खड़ा कर देंगे। तो फोकस पर ले जा करके अगर हम लोग उसको सेट कर देंगे तो क्या कहानी होने वाली है?
वो भी हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा फिगर को उतना हम लोग माइन्यूटली मैं नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए चलो रफ फिगर में हम जा रहे हैं। फोकस थोड़ा सा बड़ा, सेंटर है ना, लार्ज कर्वेचर का ले लिए हैं। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो क्या होने वाला है, जरा सा गौर कीजिए। जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से निकलेगा, ठीक, ओके। और जो सेंटर के अलोंग जाने वाला ऐसे सीधे जाएगा और इसी रास्ते से फिर क्या होगा, बैक हो जाएगा। तो ये पैरेलल टू इन्फिनिटिव की तरफ चल देगा। माने आफ्टर इंसिडेंस बी पॉइंट का जो इमेज, बी का जो इमेज होगा कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटिव। आफ्टर रिफ्लेक्शन बीम जो होगा पैरेलल हो जाएगा, तो मिलेगा कहाँ पर, इनफाइनाइट। पैरेलल मीट्स एट इनफाइनाइट। पैरेलल लाइंस कहाँ मिलते हैं, तो इनफाइनाइट पर। पैरेलल लाइन मीट्स एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पर ये मिलेंगे, तो इमेज एट इन्फिनिटिव। तो एट ऑब्जेक्ट को अगर हम कहाँ रखते हैं, फोकस पर, तो इमेज की स्टेटस क्या होगी, इमेज बनेगा एट इनफाइनाइट होगा। फोकस पर रख देने पर इनफाइनाइट बन जाएगा। और ये वर्चुअल इनसेप होता है, तो रियल और वर्चुअल के सिचुएशन से हम लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ भी रियल और वर्चुअल कहना बेकार हो जाएगा, ये है ना। मतलब सीधा सीधा ये इमेज दिखेगा ही नहीं, इमेज इसका नहीं दिखेगा। माने ये फोकस एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपको इमेज इसका नहीं दिखेगा, नहीं रियल नहीं वर्चुअल। माने ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, फोकस, ओके। क्योंकि यहां के बाद से, इससे पहले इमेज रियल बन रहा था, इसके बाद वर्चुअल बनने वाला है। तो रियल और वर्चुअल के बीच का जो पॉइंट होगा वो, उसमें ना इमेज रियल है ना वर्चुअल होगा, इमेज ही नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि नो इमेज फॉर्मेशन, कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर फोकल लेंथ पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, चाहे किसी के भी फोकल लेंथ पर रख दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इमेज क्या हो जाएगा, उसका बनेगा ही नहीं, इमेज फॉर्म नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, मतलब और आगे करीब ले जाते हैं। तो फोकस से और अंदर के तरफ चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, फोकस से और अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो कहाँ जाएंगे भैया, फोकस से और अंदर की तरफ हम जाएं, इसको लिए भी हम थोड़ा सा बड़ा है, लार्ज कर्वेचर का ले रहे हैं, है ना, लार्ज कर्वेचर का ले रहे हैं, जान के ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रख दिया फोकस और पोल के बीच में। कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखने के बाद क्या इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है वो जरा हम लोग अब देखेंगे। देखिए, अच्छा ये नाम हम लोग बाद में रखें, क्या कि जो लाइन बनेगा, देखो जो पैरेलल जाएगा वो रिटर्न होगा किधर, इस फोकस वाले लाइन पर, फोकस की तरफ। किधर रिटर्न होगा, ये फोकस की तरफ। तो थोड़ा सा डॉट लाइन से सीधा बनाइए, तो ये चला भैया फोकस की तरफ, फोकस की तरफ, ठीक। तो ये फोकस की तरफ चला, ओके। और दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं, सेंटर से, सेंटर वाली लाइन। चलो तो सेंटर वाली लाइन देखते हैं। तो सेंटर वाली लाइन पर हम जब जाएंगे, है ना, तो ये ऐसा जो जाएगा सेंटर के अलॉन्ग, है ना, सेंटर के सीधे सीधे ऊपर की तरफ जब ये जाएगा, है ना, तो ये जब जाएगा तो ये क्या होगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी से लौटेगा और ये सेंटर से ऐसा निकलेगा।
थोड़ा सेंटर को और पीछे कर लो, है ना। ये जो रे होगा प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। कैसा होगा? डाइवर्ज करता हुआ, फैलता हुआ चला जाएगा, ये फैलता चला जाएगा, ये माने फैलता हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर बनाने में बोर्ड हाथ है, हाथ से कितना बढ़िया फिगर बनता है ना, ये ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग रेज जो हो जाएगा डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो रेज अगर डाइवर्जिंग हो गया, पैरेलल तो नहीं है, डाइवर्जिंग है, मतलब कि ऐसा फैलता हो जाएगा, तो इसका एक वर्चुअल मीटिंग पॉइंट होगा, एक वर्चुअल मीटिंग पॉइंट होगा, यानी इस बी पॉइंट का इमेज बी डैश यहां बनेगा। अब जरा सा देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज के साथ जो कहानी आएगी, पहली बात ये वर्चुअल इमेज होगा, चूंकि इसमें रियल इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका नहीं होगा, मिरर के पीछे वर्चुअली ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। साइज में बड़ा होगा, साइज इनलार्ज इन साइज, इनलार्ज होगा, और इनलार्ज के साथ साथ क्या होगा? इरेक्ट होगा, उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होगा माने सीधा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। तो ऐसे मैग्नीफायर भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मिरर से बहुत क्लोज करके अगर हमको माने सेविंग मिरर के अगर करना है, अगर सेविंग वगैरह के लिए, तो सेविंग वगैरह के लिए कनकेव मिरर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कि कोई भी पर्सन अगर खुद से सेव करना चाहता है, जो आज मैं नहीं किया हूँ, तो खुद से सेव करना चाहता है, उसके लिए बेहतर क्या होता है कि वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेगा। तो कनकेव मिरर में ये बड़ा सब कुछ इनलार्ज दिखेगा, इसको सब कुछ इनलार्ज दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। तो सेविंग मिरर के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें इनलार्ज इमेज बनेगा। अब इस फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रखिएगा, इधर उसके राइट हैंड साइड में बनेगा और इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इनलार्ज इमेज बनने के बाद हम लोग इसकी सारी सिचुएशन क्लियर है। क्या सेंटर से बाहर रखेंगे तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगा, साइज में छोटा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पर ही इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा। सेंटर से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बाहर चला जाएगा, सेंटर से इन्फिनिटिव के बीच में हो जाएगा, और इमेज साइज में बड़ा होगा, रियल होगा। फोकस पर रखने पर इमेज ही नहीं बनेगा, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज इनलार्ज होगा, लेकिन वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक है। इतनी फाइंडिंग हम लोगों ने समझ गई। अब हम लोग इसको कन्वेक्स मिरर का एक टॉपिक्स है, उसको हम लोग देख लें। कन्वेक्स मिरर का एक टॉपिक्स है, इसको हम देख लें। ये जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से, ये 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा कन्वेक्स मिरर के ऊपर की कहानी ये देखिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। एक ही सिचुएशन बनता है इसमें, ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनता है इसमें, ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आपने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर रहा होगा, यहाँ पर मान लीजिए आधे दूरी पर इसका फोकस रहा होगा। आप जरा देखिए, अपने को क्या करना है, पहले एक रे को पैरेलल इंसिडेंट कर देना है और डॉटेड करके यहाँ फोकस से लाइन में देखना है, और ये क्या होगा, जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से वर्चुअली निकलेगा, एक्चुअल में फोकस के लाइन में ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब एक तो सेंटर की तरफ ले जाना है, तो जरा सा एक डॉटेड लाइन से सेंटर को मिलाइए, डॉटेड लाइन से सेंटर को मिलाइए। तो जो सेंटर के अलोंग जाएगा, अंदर तो नहीं जा पाएगा, अंदर तो ये जा नहीं पाएगा, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा, इसी रास्ते से ये बाउंस बैक हो जाएगा। तो आप ये जो इंसिडेंट हुआ यहाँ से, ये जो बीम चला वो इंसिडेंट होने के बाद डाइवर्ज कर गया। क्या हो गया? डाइवर्ज कर गया। मतलब ये रे ऐसा आया, ये माने रे ही नहीं,
बल्कि लाइट बीम जो है ऐसा डाइवर्ज करते हुए आया और डाइवर्ज करते हुए नहीं और डाइवर्ज कर गया। ये डाइवर्जिंग मिरर है। हमारा वो कन्वेक्स कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। ऑलवेज रेज को क्या कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है और कनकेव वाला कन्वर्ज करता है। एक ही सिचुएशन में वो डाइवर्ज करता है जब उसका वर्चुअल इमेज, जब फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जहाँ वर्चुअल इमेज बनता है वहीं पर वो डाइवर्ज कर पाता है। तो बेसिकली ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या करता है, ऑलवेज रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये हमेशा से तिरछा बन रहा है हमसे, इसको सीधे ले जाओ यार। हाँ, तो ये आपका ऐसे इंसिडेंट होकर ऐसे फैल गया। तो वर्चुअली इनका जो ये गया और आया तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो जरा सा गौर कीजिए, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो इसका ए डैश बी डैश इमेज बनेगा, सीधा बनेगा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा छोटा भी बनेगा। तो ऑलवेज इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इसका एक ही स्टेटस है, किसका, कन्वेक्स मिरर का, कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और डिमिनिश्ड होगा, माने छोटा बनेगा, साइज में छोटा हो जाएगा। तो आपके बाइक में या कार में जो बैक लुकिंग मिरर लगा हुआ होता है ऊपर में या साइड में, वो कन्वेक्स मिरर होता है। आप देखेंगे बड़ा बड़ा बस हो वो भी छोटा करके हमको क्या होता है उस मिरर के अंदर दिखाएगा। उसका कारण है कि उसको कन्वेक्स मिरर क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा बड़े ऑब्जेक्ट को भी छोटा करके दिखाना है। तो मतलब हमको देखने से है। अगर हम वहाँ प्लेन मिरर का इस्तेमाल करें तो सिर्फ हेडलाइट दिखेगा बस का, बस नहीं पूरी दिखेगी, करेक्ट। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो इस्तेमाल करते हैं बैक लुकिंग मिरर में, बाइक में या कार में या जिस किसी में, जो साइड मिरर जिसको कहते हैं, वो कन्वेक्स मिरर होता है ताकि हमको पूरा इमेज मिल सके। और एक चेतावनी नीचे लिखा रहता है कि द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन इट अपीयर्स। आप बहुत सारे मिरर के ऊपर लिखा रहता है। मतलब होता क्या है कि चूंकि छोटा दिखता है तो लगता है दूर है, लेकिन होता उतना दूर नहीं है। आप अगर मिरर में कार वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो और उसको देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि काफ़ी दूर है, लेकिन अगर ऐसे सर निकाल करके पीछे की तरफ देखिए तो बगले में है, अब दिख लग रहा है कि दूर है। तो आप इस बात से इसके अगर यदि वो दिख रहा है आपके मिरर में, इसका मतलब बहुत करीब ही पीछे है आपके। अगर ज़्यादा दूर पर होगा तो वो लगभग दिखेगा ही नहीं, जब तक वो करीब नहीं आएगा मिरर के अंदर वो आएगा ही नहीं। आएगा भी तो का मैंने एकदम छोटा सा बटन जैसा दिखेगा, लेकिन अच्छा खासा अगर स्क्रीन के ऊपर उसके साइज में दिख रहा है, इसका मतलब कि एकदम सटा हुआ है आपके पीछे, ठीक है ना। तो उस पर एक वार्निंग मिरर पर लिखी रहती है कि द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन इट अपीयर्स, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो कंपैरेटिवली क्लोज है जितना वो दिख रहा है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने अभी इमेज फॉर्मेशन देखा, अच्छा 38-40 मिनट का ये वीडियो हो गया। तो मिरर फार्मूला को इस वीडियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला लेंगे और देखेंगे उससे उस पर बेस्ट क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ये जो इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाया वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बता दिया क्या, क्यों, न्यूमेरिकल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह समझ लेना होगा। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है जी। धन्यवाद।